नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम को मद्देनजर रखते हुए और ड्रग पेडलर्स जो पकड़े गए हैं और उसके साथ ही साथ सियासत किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर अलग अलग जिलों से आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सूरत हाल वहां पर क्या कुछ बने हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब डीडीसी चुनावों के बाद क्या दौर चल रहा है, क्या विकास की राह पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश चलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। ग्राउंड जीरो पर ही हमारे संवाददाता हर जिले के अंदर डटे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से हमारे सहयोगी सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो कश्मीर में ठंडे मौसम का बेखब बुखार जो है सर चढ़ के बोला है। महकमा मौसमियात ने फिर बताया है कि अगले 2 दिनों में और यानी 2 और 3 फरवरी को और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन पिछली बर्फबारी पे सरकार कल मेहरबान हुई है और पिछली बर्फबारी के हवाले से सरकार ने बताया है कि कुछ राहत होगा, क्योंकि वो डिजास्टर एक्ट में उसको दर्ज किया गया है। लेकिन इस सारे के बीच में सियासत कश्मीर की न सर चढ़ रही है न कुछ हो रहा है। लेकिन खबरें वही कई तरह की आ रही है। श्रीनगर से खबर आ रही है कि डीडीसी के इंतखाबात जो हुए हैं उनमें शायद चेयरमैनी में अपनी पार्टी भी आ जाएगी। बारामूला के हवाले से भी खबर की जाती है कि बारामूला में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार होगा। लेकिन कश्मीर की सियासत के सारे मौसम में कितने गुल खिलते हैं ये तो वक्त पे ही पता चलेगा। ताहम मिजाज कुछ उल्टे सीधे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सारे के बीच में ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कश्मीर में पुलिस मुतहरिक हुई है और नॉर्थ से लेके साउथ तक ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट भी किया है। अवंतीपोरा पुलिस ने भी आज कार्रवाई की है और अवंतीपोरा पुलिस ने भी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से मंशियात भी जब्त किए। साफ जाहिर है कश्मीर में मंशियात का ये वबा ये जो हर तरफ फैली हुई है और उस पर रुकावट रोक लगाने के लिए जहां आवाम का एक प्रेशर भी है, वहीं सरकार के पुलिस का पुर्जा भी बर वक्त कार्रवाई करता रहता है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से अपने सहयोगी तजम्मुल की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो चुका है और पार्लियामेंट सेशन के अंदर से 3 पार्लियामेंट मेंबर लगातार गायब दिखे हैं। क्योंकि आपको यह भी बताते चले कि आज विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा भी किया गया और बहिष्कार भी किया गया। लेकिन क्या पूरी जानकारी है वो तजम्मुल के पास चलते हैं। तजम्मुल की रिपोर्ट में देखिए। पार्लियामेंट का इजलास आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ और पार्लियामेंट मेंबरान को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजलास शुरू होने से कबल अपील की कि वो जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंटल प्रोग्राम पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया है उसको देखने की कोशिश करें। वाज़ेह है कि अपोजिशन के बेशतर मेंबरान ने इस आज का इजलास का बहिष्कार किया, बाइकआउट किया और जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि मुल्क में जो सलामती सूरत हाल है, मुल्क में किसानों के जो मसाइल हैं, मुल्क में महंगाई जो मसाइल हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों ने आज इसका बहिष्कार किया यानी बाइकआउट किया। खबर जम्मू कश्मीर से यानी कश्मीर सूबे की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन समेत कई एक पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्हें आज के इजलास में शरीक होना चाहिए था। लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है कि मोहम्मद अकबर लोन जो कि शुमाली कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इस वक्त पार्लियामेंट में नॉर्थ की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने आज इस इजलास में शिरकत की। जस्टिस हसनैन मसूदी कुछ देर बाद नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अभी तक प्रोग्राम जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि कुछ साल गुजरे हुए जब 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की तस्वीर को पार्लियामेंट के ट्रेजरी बेंच ने तब्दील किया था। उसके बाद नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी, फारूक अब्दुल्ला समेत कई एक लीडरान हैं जिन्होंने वादा किया था कि 4G के साथ साथ 35 से 370 पर वो खुल के बातचीत करेंगे पार्लियामेंट में। देखने वाली बात होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडरान यानी जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब की बार पार्लियामेंट के इस सेशन में किस तरह से जम्मू कश्मीर के सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी मामलात को उठाते हैं। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे बड़गाम और बड़गाम से दिखा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ सेमिनार यहां पर चलाया गया और बार बार लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है कि बच्चियों को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। अशरफ डार की इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, सोसाइटी जो है वो हमसे ही बनती है, हम ही लोगों से बनती है। कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज हमने देखी बड़गाम में रिसेंटली 4 या 5 केसेस जो थे चाइल्ड मैरिज के, उधर से हमने बच्चों को बचा के रेस्क्यू करके लाया और शेल्टर होम में जो हमारा शेखपुरा में एग्जिस्ट करता है, ये नया ही नवंबर में इनॉग्रेट हुआ है, तो
वहाँ पे हमने इस शेल्टर होम में इन बच्चों को रखा है। तो फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम उनको किसी स्कीम के तहत या तो एम्प्लॉय करेंगे इंशाल्लाह, या उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प की जाएगी। तो इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो अबेंडन हो जाते हैं, जैसे कि फ़ीमेल चाइल्ड है, 5वां चाइल्ड है, 4था चाइल्ड है, उन बच्चियों को आपने देखा होगा 2 या 3 साल पहले की बात है, ललदैद में 2 या 3 बच्चियाँ डस्टबिन में पाई गई, नवजात बच्चियाँ डस्टबिन में पाई गई। तो उस वक्त हमने एक स्टेप उठाया, जिसको हमने स्ट्रक्चर ऐसा दिया कि ललदैद हेल्प डेस्क का स्ट्रक्चर दिया, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो अबेंडेंड बच्चे थे, जिनको जो ज़ाया ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए शेल्टर की तैयारी की। और हमारे पास एक शेल्टर होम है इन नवजात बच्चों के लिए भी, जहाँ इनकी परवरिश होती है और फिर लॉन्ग टर्म में उनको अडॉप्शन के लिए भी दिया जाता है। मैं इस फेवर में हूँ कि बेटियों को पढ़ाया जाए। हर घर में जो बेटी है वो एक चिराग की तरह होती है। सोच लीजिए, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन फीमेल्स की है, और अगर ये ना होती, अगर इनको कैद में रखा जाता है, तो हमारी लाइफ कितनी बेरंग होती। तो इसलिए हर एक पेरेंट को ज़रूरी है कि वो अपनी बेटियों को एनकरेज करें पढ़ाई के लिए। अगर बेटा एक घर का चिराग है तो बेटियां 2 घरों का चिराग है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाने से एक घर का फ़ायदा नहीं है, ये दूसरे जिस घर में जाएगी उस घर में भी ये रोशनी फैलाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। अपनी कोलीग्स को जो आपके ऑफिस में काम करती हैं, उनको एनकरेज कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो बेटी है वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। हर स्टेप पे वो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए बेटियों को सपोर्ट कीजिए। तो आपने देखा कि अशरफ का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहां पर शुरू तो किया गया, लेकिन इसको लेकर लोगों में जागरूकता डालने की काफी ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलेंगे और पट्टन से भी दिखा देते हैं कि राही निसार किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोचिंग सेंटर्स तो खोले गए हैं, लेकिन लोग और बच्चे यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल्स को भी खोला जाए। रिपोर्ट में जी हम यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ ट्यूशन। बाकी यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स है बहुत ज़्यादा अच्छे है, टीचर्स भी टाइम पर क्लास में आते हैं, पढ़ाते भी बहुत ज़्यादा अच्छे है, समझ भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। यहाँ पर बुखारी भी है, सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, बस लेकिन स्टार्ट थोड़ा लेट हुआ। अब हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि हमारे स्कूल भी जल्दी खुले, ओपन हो जाए, क्योंकि हमारे जो इनकम्प्लीट हो रहा है वो सिलेबस, वो हमें कंप्लीट हो जाए। बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे बुखारी भी है, और बस हम गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहते हैं कि हमें जो स्कूल्स है वो जल्दी से ओपन हो जाए, ताकि हम जो सिलेबस है, हमारा 10th का जो सिलेबस है इस साल, वो जल्दी से कवर हो जाए और हम भी प्रिपेयर हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। और जहाँ तक कि सवाल है यहाँ की टीचिंग आइडियोलॉजी की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ की टीचर जो वो क्लास में टाइम पे आते हैं और पढ़ाती भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल कोविड की वजह से काफ़ी लॉस हो चुका है। अब गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। विंटर क्लासेस हो रहे हैं, लेट हुआ है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जिन्हें ये लॉस हुआ है, मतलब एजुकेशन, जो घर में बैठे हैं बच्चे, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं वो भी आए यहाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। हम काफ़ी तंग आ गए क्योंकि बहुत अरसे से स्कूल बंद थे, तो हम अब स्कूल आना चाहते हैं। हमारा यहाँ हायर सेकेंडरी में विंटर ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, बहुत सारा टाइम हो गया, तकरीबन फोर्टनाइट हो गया है, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ एडमिशन भी ले लिया है। असल में दरअसल गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि जो बच्चे रह गए, जो इस एजुकेशन का बहुत सारा नुकसान हो चुका है, उसकी कुछ तलाफ़ी हो जाए। इस ज़मीन में, इसी कनेक्शन में हम यहाँ आए हैं। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी निकाला है और बहुत सारे बच्चे आए भी हैं, मगर चूँकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त, जो हमारा टारगेट है, यहाँ रोल भी बहुत अच्छा है, मगर उतना ज़्यादा बच्चे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम अपना ये पैगाम पहुँचाएँ कि मुजीब साहब, आपको लगता है कि एजुकेशन को जितना लॉस हो चुका है, अगर हम 2019 से भी बात करें, बिल्कुल अभी तक की एजुकेशन को बहुत सारा लॉस हुआ है, क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त?
इस वक्त बहुत सारे इकदाम उठाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की लेवल से भी और हम जो स्टाफ हैं हमारी तरफ से भी बहुत सारे, क्योंकि ये बच्चे जो हैं अपने ही बच्चे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आप इस वक्त यहाँ पर आए इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पिछले 5 अगस्त से का मसला हुआ और उसके बाद जो कोविड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं। इस साल गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव उठाया, लेट उठाया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, बच्चों को फ़ायदा मिला है। हम आपके माध्यम से उन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहेंगे जो बच्चे अभी भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, विंटर ट्यूटोरियल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड उस्ताद किराम है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, चाहते हैं कि बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहे, पेरेंट्स के बच्चे चाहे अमीर हो या गरीब के बच्चे हैं, यहाँ पर आ जाए और आला तालीम हासिल करे। 2019 से लेकर बराबर अभी तक यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को अगर देखेंगे बहुत सारा नुकसान इनको देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर अभी की बात करें, अगर कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे खोल दिए गए, मगर बच्चे चाहते हैं कि स्कूलों को भी यहाँ पे ओपन किया जाए कि वो स्कूल आ सके। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। आपने देखा कि बच्चों का क्या कुछ कहना था। बच्चे भी यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्कूलों को खोल दिया जाए, क्योंकि धारा 370 और 35 से संशोधित होने के बाद लगातार आपने देखा था कि स्कूल किस तरह से बंद ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी चल पड़ी थी और कोरोना महामारी आज भी हमारे बीच चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे चाहते हैं कि यहां स्कूलों को खोल दिया जाए। अब प्रशासन को गौर करने की जरूरत है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी, और जिला राजौरी में एक बार फिर से धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की गई। क्या कुछ यहां पर पंडित का कहना है, आम लोगों का कहना है, जमशेद की इस रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि खास बातचीत जमशेद के साथ इन लोगों की हुई है। क्योंकि एक बार फिर से यहां पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत करने की तो कोशिश हो ही रही है, लेकिन अब धार्मिक स्थलों को किस तरह से टारगेट करने की कोशिश हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। राजौरी के पलमा इलाके में एक मजहबी मकामात पर देर रात को एक ज़ोरदार पुरस्कार धमाका हुआ है, जिसकी जगह हम आपको बता भी रहे हैं कि ये वो जगह है जहां ज़ोरदार धमाका, और उसके बाद पुलिस और आर्मी की गश्त पार्टियां यहां पहुंच चुकी हैं और फोरेंसिक टीमें भी यहां पहुंची जिन्होंने यहां से सैंपल लिए। हमारे साथ इस वक्त इस मंदिर के पुजारी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था। सर, कितने बजे रात को ये धमाका हुआ? और रात को मैं सोया हुआ था सर, रात को 12:58 पे ये धमाका हुआ, बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। सोया हुआ मैं जागा, मैंने सोचा शायद बारिश हो कहीं बाहर, तो बिजली न गरज रही हो, तो उसके कारण मैंने सारे टीवी भी ऑफ़ की, फ्रिज भी ऑफ़ किए, तो कैमरा सीसी कैमरे लगे हुए थे, कैमरे भी मैंने ऑफ़ किए। उसके बाद मुझे कॉल आगे पीछे से लोगों की आने लगी, तो फिर उसके बाद मैंने कॉल जब मुझे पता चला तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया और बाहर देखा, जहाँ पे कोई भी, अपने 2 बाइक लगे हुए थे, एक मेरा था, एक और मेरा रिलेटिव भी उसका बाइक लगा हुआ था, तो वो सेफ थे। तो आगे पीछे भी देखा, कोई भी आदमी मुझे जहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मैं, नींद मुझे नहीं पड़ी सुबह तक, तो ये हादसा हुआ सर। तो पुलिस की किसने कॉल किया? आपकी तरफ से पुलिस को कॉल की गई थी? सर मैंने चौकीदार से को कॉल की, आगे पीछे, हाँ, टीए वाले जो रात को लड़के फ़ोन कर रहे थे उनको मैंने कॉल की, तो पुलिस वालों ने, फिर चौकीदार वालों ने ही कॉल की, क्योंकि मैं। इससे पहले कभी इस तरह का मामला यहाँ पे हुआ है? सर इससे पहले जब मैं आया नहीं था, पहले मुझे यही सुनाई दिया कि जहाँ पे एक जानवर काटा गया था ऊपर वाले मंदिर पे, जो ऊपर मंदिर है, ज़रा दिखाइए ऊपर छोटे मंदिर, तो वहाँ पर घोड़ा काटा गया था। घोड़ा काटने के बाद उसके बाद मैं 2011 में एंडिंग में आया हूँ, तो आज तक जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो जहाँ का पुजारी हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि उसके बाद ऊपर वाले मंदिर में जहाँ पे जो नाग देवता रखे हुए थे, स्थापित किए, वो भी चोरी हुए। आगे घी, छोटे मोटे जो भी चोरियाँ होती रही। उसके बाद जहाँ पे नीचे वाले मंदिर पे एक गेट लगा हुआ था, पहले छोटा सा मंदिर था, तो वो गेट भी जहाँ से चोरी हुआ। एक टैंकी थी, वो भी चोरी हुई। उसके बाद पिछले साल, इसी ही समय में पिछले साल, जहाँ पे अंदर मूर्तियों के गहने की चोरी हुई, तो मैं कहीं गया हुआ था बाहर, तो मेरे फैमिली, मेरी वाइफ और जहाँ अंदर थे, तो ये हुआ। ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा तकरीबन रात को 12:30-1 बजे के बीच एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। और वो जगह हम आपको बता रहे हैं बार बार कि ये वो जगह है पलमा इलाका, जहाँ देर रात को एक पुरस्कार धमाका हुआ और पुलिस और आर्मी की टीमें यहाँ पहुँची। फॉरेंसिक टीमों ने भी यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए हैं और अब पता चलेगा किस चीज़ का धमाका है। हालांकि पुजारी की तरफ से ये बात ज़रूर कही जा रही है कि उसने किसी को यहाँ देखा नहीं, मगर ज़ोरदार धमाके की आवाज़ ज़रूर सुनी है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ जो मंदिर के
पुजारी हैं, लोग हैं यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपसी भाईचारे को खदेड़ने की, खलल डालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो बिल्कुल भी माकूल जवाब देते हुए खत्म करने की कोशिश की जाएगी। यानी आपसी भाईचारे को अगर किसी ने भी यहाँ ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो उसे किस तरह से ठिकाने लगाना है या उस पर किस तरह से निपटना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी देवक ब्रिज जो है वो टूटने की कगार पर दिख रहा है, क्योंकि लगातार आरोप भी लोगों की तरफ से लगाए जा रहे थे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कोई भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऋषि की रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर कितना घातक साबित हो सकता है अगर ये ब्रिज टूट गया तो। हम इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग विजयपुर के देवक पुल पर मौजूद हैं और यहां आने का मकसद ये था कि लगातार इस देवक पुल पर सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आए दिन यहां पर सड़क हादसे पेश आते हैं, जिसमें कई लोगों की कीमती जानें चले जाती हैं और कई लोग इसमें जख्मी भी हो जाते हैं। और हाल ही में इस देवक पुल पर अभी कुछ दिन पहले एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 युवक जो कि बाइक पर सवार थे और वो इसी पुल से गुजर रहे थे, तो एक गाड़ी ने उन्हें जोर से हिट किया और हिट करने के बाद वो इसी देवक पुल के नीचे जा गिरते हैं, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। और वजह इसलिए है यहाँ पर जो लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि जो आप पुल की रेलिंग देख रहे हैं, ये रेलिंग लोहे की है और ये काफी पुरानी हो चुकी है, यानी लोहे की पाइपों की ये रेलिंग बनाई है और ये इतनी सुरक्षित नहीं है। जब भी कोई सड़क हादसा यहाँ पर पेश आता है, चाहे अगली गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी जब टक्कर मारती है, जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो वो इस रेलिंग के साथ जब टकराती है तो टकराने के बाद रेलिंग तो उसकी टूटती ही टूटती है, लेकिन वो गाड़ी में जो सवार लोग होते हैं वो भी पुल के नीचे गिर जाते हैं और फिर यहाँ पर कई कैजुअलिटीज और इंजरीज हमें देखने को मिलती है और ये एक चिंता का कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। और इससे पहले भी हम आपको कई इस पुल के रिलेटेड खबरें दिखा चुके हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर सोई हुई है और लगातार हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जगाने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले हमने जो खबर आपको दिखाई थी कि लगातार जो गड्ढे हैं ये भी हाईवे पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये टोल प्लाजा लगाने पर ज्यादा व्यस्त नजर आ रही है, जबकि यहां पर अगर थोड़ी नजर लगाई जाती, इसकी मरम्मत की जाती, अगर इस रेलिंग को मजबूत रेलिंग बना दिया जाता तो शायद यहां लोग पुल के नीचे ना गिरते, उनकी कीमतें जाने बच जाती। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक जी जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे इशू को देख रहे हैं, जो कि लगातार चिंता का कारण भी बनता जा रहा है और कई कीमतें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये चिंता का कारण लगातार ये देवक पुल बनता जा रहा है, सड़क हादसे यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? पुल की रेलिंग इतनी पुरानी है, सदियों पुराना ये पुल है, शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती और वो इंतजार कर रही है कि लगातार सड़क हादसे यहाँ पर बढ़ते जाएं। धन्यवाद ऋषि जी। मैं आपको बताऊं कि हादसे यहाँ पे होते रहते हैं और जैसे कि आपके कैमरे ने अभी कैद किया है, बिल्कुल यहाँ पे एक भी रेलिंग नहीं है। कई बार बसेस नीचे गिरती हैं। अभी थोड़े दिन पहले 2 लड़के यहाँ पे जो गिर गए थे, दोनों की डेथ हो गई। मैं आपको बता दूं, एक हॉस्पिटल में थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो नेशनल हाईवे को चाहिए कि ये कम से कम भी 30 से 40 साल हो गए इस रेलिंग को बने हुए, तो यहाँ पे तो कोई भी बिल्कुल भी मजबूती नहीं है। छोटी सी बाइक भी अगर टकराती है तो रेलिंग जो अपना साथ छोड़ देती है और बाइक नीचे गिर जाती है। तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, नेशनल हाईवे को समझना चाहिए, क्योंकि जानें बहुत कीमती हैं, तो संज्ञान लेना चाहिए। और ये देखिए अब पूरी की पूरी रेलिंग जो वो हिल चुकी है और मैं यही चाहता हूँ एलजी साहब से कि ये सबसे लंबा ब्रिज है हमारे जम्मू का, तो इस ब्रिज पे खासकर ध्यान दिया जाए। एक तो थोड़ा बहुत टूटा भी है, उसको भी देखा जाए, और जो खासकर रेलिंग जो टूटी हुई है उसको नया बनाया जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि सीमेंटेड वहाँ पे लगा करके बढ़िया सा काम कर दिया जाए, ताकि कोई गाड़ी अगर टकराए भी तो वो नीचे ना गिरे। और मैं आपको बताऊँ कि इतना हाइट है इस पुल की कि जो व्यक्ति नीचे गिरता है उसके बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इसको, मैं तो कहता हूँ विद इन वीक इसका काम लगना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि अगर विद इन वीक या विद इन मंथ इसका काम नहीं लगता है, तो अगर कोई जानी मानी नुकसान होता है तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो नेशनल हाईवे की होगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि बड़े बड़े दावे वादे करती है अच्छी सड़कें देने के लिए, लेकिन शायद वो टोल प्लाजा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और इस तरफ ध्यान कम है, कहीं ना कहीं जो कीमती जानें हैं वो जाती जा रही हैं। मैं ऋषि आपको बताऊं, मेरी म्युनिसिपल कमेटी में लोहे की रेलिंग बनी हुई है
वो इसलिए बनी है कि रात के टाइम जब कोई गाय या कोई भी जानवर जब क्रॉस करता है तो एक्सीडेंट ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ा मोड़ हमारा एरिया है, वहाँ से लेके मेन विजयपुर सिटी तक कम से कम भी 40-50 जो रेलिंग है वो निकल चुकी हैं, चोरी हो चुकी हैं। और मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी बताया कि इस रेलिंग को लगाया जाए। कभी स्विफ्ट गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कभी किसी बाइक का एक्सीडेंट होता है, कभी डॉग्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे को सोचना होगा कि अगर आप टोल लगा रहे हो, अगर आप पैसे ले रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है रेलिंग लगाना। जैसे कि ये हाईवे पे जो रेलिंग टूटी है इसको लगाना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप विजयपुर मेरे साथ चलोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि पूरी की पूरी रेलिंग जो है वो सारी की सारी जो है वो निकाल दी गई है। और वहाँ पे इतनी क्रॉसिंग है, गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, हाईवे है 120-40 की स्पीड में रात को गाड़ी निकलती हैं। जब वहाँ से कोई गाय निकलती है या कोई भी जानवर निकला है तो कई लोगों की जान जो है वो चली जाती है। तो मैं यही कहूँगा हाईवे वालों के कि अपनी आंखें खोलो। और खासकर मैं विजयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी के जो एरिया हैं, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो गगवाल है, चाहे जितने भी ब्रिज बने हैं, वहाँ पे नेशनल हाईवे अपना जो काम है वो सही तरीके से करे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेलिंग आप एक बार फिर से देख रहे हैं पीछे, ये रेलिंग अब लगातार सड़क हादसों का कारण बनती जा रही है। पुरानी रेलिंग है, 30-40 साल हो गए हैं इस पुल को बने हुए, और ये रेलिंग अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। और जब कोई गाड़ी यहाँ से टकराती है तो गाड़ी के साथ साथ जो गाड़ी में सवार लोग हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं और कई जाने यहाँ पर चली जाती हैं, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। तो यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक और कमजोरी जो है वो एक और लापरवाही सामने आई है। और अगर इसके ऊपर जल्द काम नहीं किया गया, इस रेलिंग को मजबूत नहीं किया गया, इस रेलिंग को उखाड़ दिया जाए, यहाँ एक सीमेंटेड रेलिंग जो वो बना दी है जिस तरह से नए पुल पर आप देख रहे हैं, तो फिर जो जाने हैं वो बच सकती है। नहीं तो आए दिन यहाँ पर इस तरह के सड़क हादसे पेश आते रहेंगे, यहाँ कई कीमती जाने जाती जाएंगी। इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर भी लगता है। और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हिदायत देने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ जिला प्रशासन सांबा भी इस चीज को नोट करे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टेबल तक जाकर पहुंचाए, ताकि सड़क हादसों का जो ग्राफ है ये कम हो पाए सांबा जिला में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। 2 दिन पहले यहाँ पर 2 युवक जो हैं वो हादसे का शिकार होते होते बचे हैं और उससे पहले भी यहाँ कई बार हादसे जो हैं वो हो चुके हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सीडेंट यहाँ पर पेश आता है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि अगर यहाँ ब्रिज जो है वो टूटने की कगार पर है तो इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलेंगे और कठुआ से भी दिखा देते हैं कि सरबजीत क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि जितने भी एंट्री पॉइंट हैं जो अन्य राज्यों को जम्मू कश्मीर प्रदेश से जोड़ते हैं वो पूरी तरह से बंद किए गए हैं। सिर्फ वाहिद एक लखनपुर ही ऐसा एंट्री पॉइंट है जहां पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है और यहां पर आपको पासेस और फॉर्म भरने के बाद ही जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जाती है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी में हैं तो आप एक फॉर्म को भर के बड़े आराम से जम्मू कश्मीर में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो रही है जो लोग पैदल यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ऐसे में इंटरस्टेट बसेस के बंद होने की वजह से इन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ लखनपुर बॉर्डर तक ही जो पंजाब से गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है चाहे सरकारी गाड़ी है, वो लोग सिर्फ लखनपुर तक ही उनको आने की अनुमति है। ऐसे में यहाँ से आगे की जो यात्रा है, आगे का जो गंतव्य का जो मार्ग है, उन लोगों को पैदल ही तय करना पड़ता है। यहाँ से आगे की दूरी की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर की ऐसी दूरी है जो यहाँ के लोगों को पैदल ही पार करनी पड़ती है। वहीं अगर कोई यात्री जम्मू से किसी ने अगर अमृतसर, दिल्ली, जहाँ चंडीगढ़ के लिए, जहाँ अन्य प्रदेश के किसी भी राज्य में अपना सफ़र करना है तो उन लोगों को लखनपुर तक ही गाड़ी मिलेगी। लखनपुर अड्डे से उन लोगों को पैदल ही यहाँ बॉर्डर तक पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ से वो अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं, लेकिन बीच में जो 2 किलोमीटर का सफ़र है इन लोगों को पैदल ही तय करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब रिस्ट्रिक्शन जो है वो पूरे भारतवर्ष में बंद कर दी गई हैं, ऐसे में पूरा भारतवर्ष खुल गया है, तो लखनपुर में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन क्यों है? ऐसे में यहाँ पर लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो खोली जाए और ताकि ये इंटरस्टेट जो गाड़ियां हैं ये जम्मू या कटरा या श्रीनगर तक ये गाड़ियां पहुंच सके और उन लोगों की समस्या का हल हो सके। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए।
चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई थी। डोडा से महज कुछ ही किलोमीटर दूर पर ये पुल जो है वो स्थित है, लेकिन अभी तक 7 साल होने के बावजूद भी यहाँ पर पुल नहीं बनाया गया है। लोगों का संपर्क रास्ते से टूट चुका है, कई दुश्वारियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। वसीम की रिपोर्ट में देखिए किस तरह से परेशानी के दौर से लोग गुजरते नजर आ रहे हैं। 15 किलोमीटर की दूरी पे गादी नाला इस इलाके का नाम है और काफ़ी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ये सामने देख सकते हैं एक पुली मामूली सी बनाई गई है, उसके पीछे आप देख सकते हैं एक ब्रिज बनाया गया था 5 से 7 साल पहले और ये 1 साल चला, उसके बाद ये लैंडस्लाइड आई और गिर गया ये ब्रिज। और आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 30 से 40 हज़ार की आबादी है और वो इसी ब्रिज से जुड़ती है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग गाँव से लोग आए हैं, गादी से, देसा से, मंजमी से, इन्हीं से जानते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम सर सतीश कुमार। सतीश जी, क्या बताना चाहेंगे, कब से इस तरह की हालत है यहाँ पे? ये सर लगभग 6-7 साल पहले एक पुल बनाया था यहाँ पे, तो लैंडस्लाइड हुई तो उसके बाद जो पुल था वो गिर चुका है। उसके बाद कई बार गवर्नमेंट से अपील भी की हम लोगों ने, क्योंकि एरिया भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी अपील किसी ने भी नहीं सुनी। देखिए तो बैक टू विलेज हुआ था, जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी हमें हर चीज़ के आश्वासन दिए गए, बैक टू विलेज हो या इलेक्शन का दौर हो, हमें तो हर टाइम मतलब आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन काम कभी भी नहीं होता है। जैसे हम रोड की हालत देखें तो बिल्कुल कच्चा रोड, बारिशें होती हैं तो हम कम से कम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पैदल से भी करके निकल रही है। बारिशें होंगी तो गाड़ी भी यहीं पे और हम लोग पैदल उस बारिश में, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, हम कैसे चलें, क्या करें? तो हमारा बहुत दिक्कत है सर। तो क्या अपील करेंगे आप? हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि हमें ये मतलब जो है पुल दिया जाए ठीक से। और दौर होता है, सरपंच आया, MLA आया, DDC के इलेक्शन हुए, बस यही वादे हुए, हाँ जी आपकी पूरी हर काम होगा, मगर यहाँ कुछ तो दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, आप खुद देख रहे हैं। अब ये पुल भी बनना चाहिए जनाब। ये गर्मियों में जो मार्च अप्रैल में ये सैलाबें वगैरह आती है तो बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, मिनी बस के अंदर पानी घुस जाता है। तो आप ही बताओ जनाब क्या हाल होगा इसका। और इधर से लेके देसा तक ये जो दिसंबर से लेके तो ये अभी भी कोहरा बहुत ज़्यादा है, शीशे की तरह है। हम बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ चलाते हैं, मतलब ऊपर वाले का नाम लेके ही चलाते हैं कि हमारी सवारी भी सेफ रहे, हमारी गाड़ी भी सेफ रहे। शर्मसार करने वाली ये हालत है। जब इलेक्शन हुए थे इनको काफ़ी सारे दावे इनके साथ किए गए थे कि इस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, मगर अभी तक ये रास्ता ठीक नहीं हुआ है। तो इनकी साफ तौर पे अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से इस रास्ते की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि ये लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ में भी आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार मकान जो हैं वो आग की चपेट में आ रहे हैं और अभी तक की अगर हम बात करें तो 11 मकान जलकर राख हो गए हैं। लेकिन जो ये आग की घटना सामने आई है इसमें मकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। किस तरह से वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अजीत शान की इस रिपोर्ट में। जिला किश्तवाड़ के पाडर इलाके में बीती रात आग की एक वारदात में फिर एक रिहायशी मकान जलकर राख हो गया है, जबकि इसमें रखा हुआ लाखों मूल्य का घरेलू सामान भी तबाह होने की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मचेर तहसील के डंगेल गांव में टेंजिंग के मकान से जो कि 2 मंजिल था, अचानक आग की लपटें निकलते देख स्थानीय लोग सक्रिय हो गए, क्योंकि वहां पर सड़क संपर्क नहीं है। इस वजह से स्थानीय लोगों ने जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसके साथ आग बुझाने का काम किया, लेकिन तब तक मकान को और इसमें रखे सामान को भारी नुकसान पहुँच चुका था। कुल मिला के पाडर इलाके में बीते करीब 1 महीने में 11 रहायशी मकान अभी तक आग की नजर हो चुके हैं। और अगर आपको ये बताया जाए कि जमीनी सतह पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर प्रशासन की बात की जाए, तो मुहैया करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए जो लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिख रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।